नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई की। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में हम एफडीआई क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एफडीआई मतलब एफडीआई के कौन से अलग अलग प्रकार है। एफडीआई किस तरीके से कौन से रूट से इंडिया में आता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया में कौन कौन सी कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और एफडीआई के रिलेटेड अलग अलग बहुत सारे फैक्ट्स है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन को समझाने के लिए हम सिर्फ एक ही कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई भी बाहर की कंट्री की कोई भी कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी कंपनी अगर बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो सिर्फ पैसों के मामले में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी भी शेयर करती है, ताकि इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी को भी फायदा हो। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब जैसे कि हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हमारी कंट्री में भी इसका भरपूर फायदा उठा सके। एफडीआई मेनली चार टाइप की होती है: हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई और प्लेटफॉर्म एफडीआई। इन सारे टाइप्स को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पहला आता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। जब बाहर के देश की कोई भी कंपनी हमारे देश में सेम ऑपरेशंस को शुरू करती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। इसको अगर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझे तो बाहर के देश की कंपनी है होंडा। होंडा कंपनी अपने देश में तो कार की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन साथ में होंडा कंपनी अगर इंडिया में भी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। दूसरा एग्जांपल है वर्टिकल एफडीआई। जब बाहर के देश की कोई भी कंपनी हमारे देश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी शुरू करती है, तब उसको कहते हैं वर्टिकल एफडीआई। इस कैटेगरी में जो मेन बिजनेस है वो तो चलता ही रहता है, और साथ में वर्टिकल एक्सपांसन भी करती है। जैसे कि होंडा कंपनी अगर इंडिया में कार्स मैन्युफैक्चरिंग करती है तो साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी स्टार्ट करती है, ताकि होंडा के द्वारा बनी हुई कार अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट में बिक सके। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि होंडा किस देश की कंपनी है। तीसरा टाइप है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बाहर के देश की कंपनी अगर इंडिया में अपने मेन बिजनेस को छोड़ के अलग टाइप का बिजनेस स्टार्ट करती है अपने पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ाने के लिए, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। जैसे कि होंडा का मेन काम है टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन जब इंडिया में एक्सपांड करती है होंडा कंपनी, तब वो अपने मेन बिजनेस को छोड़कर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करती है, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। जो अपने मेन बिजनेस को छोड़ के अलग तरीके का काम शुरू करती है दूसरे देश के अंदर, उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। चौथा टाइप है प्लेटफॉर्म एफडीआई। जब भी किसी कंपनी का मेन बिजनेस जो होता है वो दूसरे कंट्री में एक्सपांड करता है और वो अपने प्रोडक्ट को थर्ड कंट्री में बेचता है, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि होंडा का मेन काम है टू व्हीलर और फोर व्हीलर को मैन्युफैक्चरिंग करना। वो अपने देश में तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कर ही रही है, लेकिन साथ में वो इंडिया में भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को वो थर्ड कंट्री जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर म्यांमार जैसी कंट्री में बेचते हैं, तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। अगर इसको सिंपल टर्म में समझे तो कोई भी बाहर के देश की कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एज ए प्लेटफॉर्म यूज करके बाहर के देशों को बेचती है, जैसे कि थर्ड कंट्री हो गई, उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एफडीआई। अब इंडिया में एफडीआई की एंट्री के कौन कौन से रूट्स हैं वो हम समझते हैं। इंडिया में मेनली एफडीआई दो रूट से आती है। पहला है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है अप्रूवल रूट। पहले हम समझते हैं ऑटोमेटिक रूट को, और इनको हम एग्जांपल्स के द्वारा भी समझेंगे। जब भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंडिया में ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरीके का आरबीआई का अप्रूवल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक रूट्स।
अब ऑटोमेटिक रूट्स में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं वो हम समझते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट्स। सिक्योरिटी मार्केट्स में एफडीआई मैक्सिमम 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर जिसमें 49% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मेडिकल डिवाइसेस इसमें 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पेंशन स्कीम्स उसमें 49% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इसमें 49% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पावर एक्सचेंज इसमें भी 49% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा रूट है अप्रूवल रूट। इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल आरबीआई से लेना पड़ता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं उसके हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे कि बैंकिंग और पब्लिक सेक्टर, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है। ब्रॉडकास्टिंग एंड कंटेंट सर्विसेज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड ओर्स, प्रिंट मीडिया और सैटेलाइट। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, गैम्बलिंग या फिर बेटिंग बिजनेस, लॉटरीज, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर्स, सिगार, सिगरेट्स और एनी रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री। ये ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। यहाँ पर किसी भी तरीके का अप्रूवल भी नहीं मिलता है। अब इंडिया में कौन कौन से देश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। ये सारे फिगर्स बिलियन इंडियन रुपीस में है। जैसे कि साइप्रस ने 2.84 बिलियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट किया है, जर्मनी ने 4.9 बिलियन रुपीस, जापान ने 14.44 बिलियन रुपीस, यूके ने 15.23 बिलियन रुपीस, कैमन आइलैंड्स ने 20.78 बिलियन रुपीस, नेदरलैंड्स ने 20.83 बिलियन रुपीस, यूएई ने 31.24, मॉरिशियस ने 41.66, यूएसए ने 102.45 बिलियन रुपीस और जबकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है भारत देश में वो है सिंगापुर, जिसने किया है 129.23 बिलियन रुपीस। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने ईयर ऑन ईयर इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे फिगर्स यूएस डॉलर्स में हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 में 46.56 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में आया था, जो कि बाद में फाइनेंशियल ईयर 2013 में कम होकर 34.3 बिलियन डॉलर्स हो गया, फिर बढ़कर 2014 में 36.05, फिर यहाँ से ये फिगर बढ़ता ही जा रहा है। 2015 में 45.15, फाइनेंशियल ईयर 2016 में 55.56, फाइनेंशियल ईयर 2017 में 60.22, 2018 में 60.97, 2019 में 62 बिलियन यूएस डॉलर्स, फाइनेंशियल ईयर 2020 में 74.39 यूएस बिलियन डॉलर्स, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 81.72 यूएस बिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप चाहे तो ये सारे फिगर्स को नोट कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो और हमें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप टेलीग्राम, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।